नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज सत्ता में न्यूज मित्रों के लिए 2 शुभ समाचार हैं। पहली गुड न्यूज सरकार ने दी है, घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हो गया है। विपक्ष कह रहा है ये सरकार का डर है और ये डर अच्छा है, लेकिन सस्ते सिलेंडर में कितने गुण हैं, इस पर हम आपको एक दिलचस्प कुंजी दिखाएंगे। न्यूज मित्रों के लिए दूसरी अच्छी खबर पेट्रोल मुक्त कार की है। आज देश में एथेनॉल वाली एक बड़ी क्रांति हुई है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि ईंधन की कीमत 15 रुपए प्रति लीटर तक हो सकती है। 15 रुपए। इस पर आपके एक बहुत ही काम की कुंजी थोड़ी देर में खुलेगी। इसके बाद सत्ता की वर्कशॉप में जिनपिंग की नक्शेबाजी की मरम्मत करेंगे। अरुणाचल से लेकर अक्साई चीन से जिनपिंग मुंगेरी लाल के किस तरीके के हसीन सपने देख रहे हैं, इसके लिए उनके कुछ वैचारिक पेंच कसने जरूरी हैं। फिर आपको यह दिखाएंगे कि दिल्ली में G20 से पहले कैसे लग्जरी कार की क्राइसिस हो गई है। रोज 1000 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों की जरूरत है और ये हालात तब हैं जब अमेरिका और चीन के डेलीगेट्स अपनी अपनी गाड़ियां साथ लेकर आ रहे हैं। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होंगे? ममता बनर्जी के बाद अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी कुछ यही दावा किया है। नीतीश ने कहा है कि बीजेपी सरकार 7 से 8 महीने पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है, इसलिए इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों को एकजुट रहने की जरूरत है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत के बावजूद इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे। कोर्ट ने आज तोशाखाना केस में इमरान की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें रिहा करने का फैसला सुनाया था, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें साइफर गेट स्कैंडल में गिरफ्तार कर लिया गया। क्रिकेट फैंस के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। कल से एशिया कप शुरू होने वाला है, जिसमें पहला मुकाबला पाकिस्तान और नेपाल के बीच होगा, लेकिन 2 सितंबर की तारीख थोड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि इस दिन मैच होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। तो सत्ता की शुरुआत आज हम एक ऐसी खबर से करने जा रहे हैं जो फुल डिमांड में है, जो हमारे करोड़ों न्यूज मित्रों से जुड़ी हुई है। इसे आप सत्ता की गुड न्यूज भी कह सकते हैं, क्योंकि इस खबर का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है। लेकिन सत्ता की कुंजी खोलने से पहले वो जरूरी सवाल जो आपने मन में बहुत दिलचस्पी आपके पैदा कर रहे होंगे। आज देश में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पहला सवाल यह कि क्या आपकी जेब पर पेट्रोल डीजल का बोझ कम होने वाला है? क्या आपको बहुत जल्द 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के बराबर सस्ता ईंधन मिलने वाला है? फिर से सुन लीजिए, 15 रुपए प्रति लीटर, जिसके लिए मौजूदा वक्त में आप करीब 100 रुपए तक खर्च करते हैं। आज हम सत्ता में आपको ये समझाने वाले हैं कि भारत में कैसे 15 रुपए प्रति लीटर वाली एथेनॉल क्रांति हुई है और इसका बड़ा फायदा आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ये हम नहीं कह रहे हैं। इसके लिए हम आपको केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कुछ दिन पहले का एक बयान सुनाते हैं, जो आज हुई क्रांति का ट्रेलर था। उसके बाद सत्ता की पहली कुंजी खोलेंगे और बताएंगे कि आपके लिए और आपकी जेब के लिए आज का शुभ समाचार क्या है। कि टोयोटा की गाड़ी आ रही है जो 60% इथेनॉल पर और 40% बिजली तैयार करेगी, और इथेनॉल का रेट 60 रुपये और पेट्रोल का 120 रुपये। अगर ये गाड़ी आएगी तो पेट्रोल का रेट अगर हिसाब लगाया जाए तो 15 रुपये लीटर आएगा। तो देश में रिवोल्यूशन होगा और ये पूरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, ये किसान तैयार कर रहा है। तो नितिन गडकरी की इस बात के बाद वो खबर सुनिए जिसने भारत के आम लोगों के मन में उम्मीदों का टैंक फुल कर दिया है। आज भारत में पहली बार 100% एथेनॉल से चलने वाली कार का प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया गया, यानी एक ऐसी कार जो पूरी तरीके से एथेनॉल पर चलेगी और इसमें पेट्रोल मिलाने की कोई जरूरत नहीं होगी। इस गाड़ी का नाम है टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस, जो दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार है। मतलब ये गाड़ी बैटरी के साथ 100% एथेनॉल पर भी चलाई जा सकेगी। इसकी खास बात यह है कि बैटरी खत्म होने के बाद कार रुकेगी नहीं, बल्कि इसे एथेनॉल फ्यूल पर चलाया जा सकेगा, और जब तक गाड़ी एथेनॉल पर चलेगी उसकी बैटरी खुद ब खुद चार्ज हो जाएगी। आज हुई इस एथेनॉल क्रांति से कार चलाने का खर्च कम हो जाएगा, यह भी आज हम आपको समझाने वाले हैं। आप इस खबर में बार बार एक शब्द सुन रहे होंगे, एथेनॉल, और हमारे बहुत से न्यूज मित्रों के मन में यह भी सवाल होगा कि आखिर यह एथेनॉल होता क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो यह भी समझ लीजिए, एथेनॉल एक तरीके का अल्कोहल होता है। एथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ता होता है, और सबसे बड़ी बात यह कि एथेनॉल प्रदूषण कम करने में बहुत कारगर फ्यूल है। एथेनॉल फ्यूल की खास बात यह है कि यह तेल के कुएं से नहीं बल्कि किसान के खेतों से आता है। बिल्कुल सही सुना आपने, किसान के खेतों से। कैसे, वो समझिए।
दरअसल एथेनॉल को गन्ने के रस, चुकंदर, सड़े हुए आलू, ज्वार, बांस, मक्खा और सड़ी हुई सब्जियों से तैयार किया जाता है। इससे निकलने वाले स्टार्च और शुगर का फर्मेंटेशन किया जाता है और फिर तैयार होता है एथेनॉल। इसी एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि जब 100% एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां देश में बनने लगेंगी तो इसका फायदा होगा क्या। सबसे पहले फायदा यह कि एथेनॉल बहुत कम खर्चीला होता है। इसकी मौजूदा कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है। दूसरा फायदा, एथेनॉल इको फ्रेंडली है क्योंकि इसके इस्तेमाल से गाड़ियां 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं। इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। एथेनॉल या एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी पेट्रोल के मुकाबले बहुत कम गर्म होती है। इससे गाड़ी के इंजन की लाइफ बढ़ेगी। एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी क्योंकि एथेनॉल गन्ने, मक्का और कई दूसरी फसलों से बनाया जाता है। इससे किसानों को सीधा फायदा होगा और इससे एक बड़ा फायदा सरकार को भी होगा। एथेनॉल के इस्तेमाल से भारत का तेल आयात करने का खर्च बचेगा। एक आंकड़े के मुताबिक भारत हर साल 16 लाख करोड़ का तेल आयात करता है। यानी आज भारत में 100% एथेनॉल पर चलने वाली जिस गाड़ी के प्रोटोटाइप को लॉन्च किया गया, वो न्यूज मित्रों के लिए, देश के किसानों के लिए और साथ ही साथ सरकार के लिए एक शुभ संकेत है। आज केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस गाड़ी के प्रोटोटाइप को लॉन्च किया। हम इस पर न्यूज मित्रों के लिए एक रील लेकर आए। कार आई है, ये 60% बिजली तैयार कर रही है और 40% इथेनॉल है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर। 60 रुपये में ये 60% बिजली तैयार कर रहा है। यकीन मानिए ये सामान्य इनोवा कार नहीं है, ये अपने आप में अलग है और इसको अलग बनाती है इसका इंजन, इसको अलग बनाता है इसका फ्यूल सिस्टम। और ये देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार, इलेक्ट्रिक कार है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है और इस कार का प्रोटोटाइप आज हिंदुस्तान में लॉन्च हुआ है। ऐसे तो ब्राजील और दूसरे देशों में भी है ये। इसमें फ़र्क ये है कि ब्राज़ील में है ये गाड़ी 2019 में लाया गया, बट यहाँ पर इसमें विशेषता ये है कि इंडिया के एमिशन नॉर्म्स जो कि BS6 स्टेज 2 पहुँच चुके हैं, ये उसको मीट करने के लिए डिज़ाइन की जा रही है, जबकि ब्राज़ील में BS6 स्टेज 2 अभी नहीं है। तो उस कारणवश इसको ये कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मीटिंग BS6 स्टेज 2। आम लोगों को अगर हम समझाएं कि फ्लेक्स फ्यूल कार किसको बोलते हैं? फ्लेक्स फ्यूल आम भाषा में ये होगा कि आपकी इच्छा है एज कंज्यूमर कि आप पेट्रोल यूज़ करें जो कि मिल रहा है, या फिर आप इथेनॉल यूज़ करें, कोई भी मिक्सचर में करके। फ्लेक्स मीन्स फ्लेक्सिबल, फ्यूल मीन्स फ्लेक्सिबल, फ्यूल मीन्स या तो पेट्रोल यूज़ कर लीजिए या इथेनॉल यूज़ कर लीजिए या मिला के कुछ भी यूज़ कर लीजिए। बहुत ही लग्जरियस मॉडल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे और ये 100% एथेनॉल भी हो सकता है। लेकिन ये अगर हम बात करें तो ये कार अपने आप में अहम इसलिए भी है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इसकी फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक के ऊपर पावर्ड बाय इथेनॉल लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इसमें ज़्यादा इथेनॉल का प्रयोग होगा और जो चार्जिंग सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक सिस्टम तो है ही है। वैसे ऐसा नहीं है, भारत में अभी एथेनॉल फ्यूल की गाड़ियां नहीं चलती हैं, लेकिन अभी देश में गाड़ियों के लिए फ्लेक्स फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेक्स फ्यूल उस ईंधन को कहते हैं जब पेट्रोल में एथेनॉल या मेथनॉल मिलाकर नया ईंधन बनाया जाता है। एक तय मात्रा में अभी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर भारत में इसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन अब जब 100% एथेनॉल वाली गाड़ियां भारत में आ जाएंगी तो उसके लिए ईंधन में पेट्रोल मिलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे एथेनॉल की कीमत कम हो जाएगी और आपकी जेब पर जो अभी फ्यूल का भारी भरकम बोझ है वो भी कम हो जाएगा। अब हम आपको एथेनॉल वाली कार पर सरकार का वो प्लान बताते हैं जिस पर काम शुरू हो चुका है और अब 100% एथेनॉल से चलने वाली कार बाजार में आ जाएगी तो ये सरकार के लिए भी बड़ी कामयाबी होगी। दरअसल साल 2021-22 में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 86% ईंधन आयात किया गया था। इस निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने फ्लेक्स फ्यूल E20 योजना लॉन्च की। E20 फ्लेक्स फ्यूल में फिलहाल सरकार पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाने की योजना पर काम कर रही है।
इससे दूसरे देशों से कम तेल खरीदने की जरूरत होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल सरकारी खजाने में 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत भी होगी। वैसे आज हम आपको यह भी बता दें कि जिस एथेनॉल ईंधन इंडस्ट्री में भारत ने अब एंट्री की है, ब्राजील में इस मामले में खुद को उसने चैंपियन बना लिया है। मौजूदा वक्त में ब्राजील एथेनॉल इस्तेमाल करने के मामले में दुनिया में नंबर 1 देश है। लेकिन आज ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये मुमकिन हुआ कैसे। ये बात करीब 50 साल पहले की है, जब 6 अक्टूबर 1973 को अरब देशों और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई। इस जंग में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया और इजराइल की जीत हुई। इससे नाराज होकर अरब देशों ने अमेरिका, कनाडा और नीदरलैंड जैसे देशों को तेल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। अरब देशों के इस फैसले से दुनिया की तेल सप्लाई चेन को बहुत बड़ा झटका लगा। यही वो समय था जब ब्राजील ने तेल को लेकर आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत की। साल 1975 में ब्राजील ने नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम लॉन्च किया। ब्राजील ने शुरुआत में गन्ने से एथेनॉल बनाने का काम शुरू किया। इसके बाद ब्राजील में कई बड़ी कंपनियां भी एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां बनाने लगी। महज 6 साल में ब्राजील की कंपनियां 100 में से 75 ऐसी कार बनाने लगी जो पूरी तरीके से एथेनॉल से चलती थी। इसी एथेनॉल के इस्तेमाल की वजह से 2019 में ब्राजील ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की। और इस एथेनॉल वाले फॉर्मूले पर भारत ने भी अब काम करना शुरू कर दिया है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। और अब वक्त है सत्ता की वर्कशॉप में जाने का। आज मरम्मत किसकी है और क्यों जरूरी है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन जैसा हम आपको बता चुके हैं कि सत्ता में हमने वर्कशॉप की शुरुआत कर दी है और इस वर्कशॉप के अंदर वैचारिक तौर पर हम उन लोगों की मरम्मत करते हैं जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, भारत में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। और आज की इस वर्कशॉप में जो हम आपके सामने जिस व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं उसका नाम है शी जिनपिंग। ये मामला देश की अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। चीन हिंदुस्तान का ऐसा दुश्मन है जो अब तक एलएसी के पास चोरी चुपके सीनाजोरी करता रहा, लेकिन अब आधिकारिक रूप से नक्शा जारी करके चीन ने हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा और दावा ठोकने की हिमाकत की है। इसलिए ऐसे दुश्मन को आईना दिखाने के लिए हथौड़ा, पेचकस और ये तमाम चीज़ें हम साथ लेकर आए। लेकिन मैं रोज़ आपसे बोलता हूँ कि ये चीज़ें प्रतीक के तौर पर हैं, प्रतीकात्मक हैं। असल में हम विचारों से, तर्कों से और शब्दों से इस तरीके के लोगों के पेचकस से उनकी वैचारिक मरम्मत करते हैं। तो चीन की तसल्ली बख्श मरम्मत के लिए सत्ता की वर्कशॉप में कौन कौन से औजार हैं और कैसे ये टूल विस्तारवादी जिनपिंग की सोच को दुरुस्त करेंगे, ये भी जान लीजिए। तो पहला जो हथियार है, हमारा औजार है, वो ये हथौड़ा है। इससे जिनपिंग के विस्तारवादी नक्शे पर सच की चोट करेंगे, जिससे जिनपिंग की मैप वाली गलतफहमी तुरंत दूर हो जाएगी। दूसरा औजार जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो पेचकस है, जिसमें जिनपिंग एंड कंपनी की साजिश को आंकड़ों से हम थोड़ा टाइट करेंगे। खबर यह है कि हमेशा भारत की ज़मीन पर नज़र रखने वाले चीन ने सोमवार को अपना आधिकारिक नक्शा जारी किया। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस मैप को आप अश्लील भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो दिखाया गया वो बहुत आपत्तिजनक है। इसमें संप्रभुता का प्रतीक माने जाने वाली सीमा रेखाओं से छेड़छाड़ की गई। ऐसी आपत्तिजनक हरकतें तो ब्लर करके भी नहीं दिखाई जानी चाहिए। लिहाजा चीन का वो फर्जी मैप आज हम आपको नहीं दिखाएंगे। आज हम आपको वो मैप दिखा रहे हैं जो भारत चीन सीमा के 100% सच को बयां कर रहा है। ये सच आज जिनपिंग को बताएंगे कि क्यों उन्हें लिमिट में रहना चाहिए। दरअसल G20 से पहले चीन लिमिट से बाहर चला गया। चीन ने अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया। इसके अलावा चीन ने एक्साई चिन्ह को भी अपना हिस्सा बताया। लेकिन जिस तरह किसी के घर पर अपनी फर्जी नेम प्लेट लगाने से वो घर आपका नहीं हो जाता, उसी तरह से नक्शे में किसी दूसरे देश के प्रांत को अपना बताने से वो प्रांत चीन का नहीं हो जाएगा। चीन ने अपने फर्जी मैप में भारत के उन इलाकों को दिखाया है जो जिनपिंग के सपनों में आते हैं और जिन्हें वो हड़पना चाहते हैं। ब्रिक्स में समझाने के बावजूद चीन की तरफ से इस फर्जी नक्शे को आधिकारिक बताना उसकी सोची समझी साजिश है। G20 से ठीक पहले जिनपिंग ने यह नक्शा जारी करवा दिया और अब मेहमान बनकर जिनपिंग दिल्ली आने वाले हैं। यानी पहले वार कर दिया और अब मेहमान बनकर बेशर्मी से आनंद लेने के चक्कर में हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, इतना सहज नहीं होगा। झूठे नक्शे को आधिकारिक कहने से वो आधिकारिक और दुनिया भर में मान्यता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन पहले की बात है, ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बात हुई।
जिसमें एलएसी पर तनाव खत्म करने को लेकर चर्चा हुई। लेकिन इस बातचीत के एक हफ्ते के अंदर चीन की हरकत सामने आई। चीन की इस चाल पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। आप कुछ सेकंड की न्यूज डील में देखिए कि कैसे यह मुद्दा ग्लोबल लेवल पर ही नहीं, लोकल लेवल पर भी ट्रेंड कर रहा है। फिर एलएसी की वास्तविक स्थिति के आंकड़ों और तथ्यों के साथ जिनपिंग को आईना दिखाएंगे। ऐसा मुल्क जिसने अवैध तरीके से भारत की सरजमीन के ऊपर घुसपैठ की है कि जब उनकी मेहमान नवाजी दिल्ली में होगी तो भारतवासियों के दिल के ऊपर क्या बीतेगी, सरकार को इसके बारे में बहुत पैने तरीके से सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा, देश का सम्मान और देश की एक एक इंच ज़मीन सुरक्षित है। इसकी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। में गए थे तो चाइना के प्रीमियर को मिलकर आए हैं और उसके बाद जो चाइना का मैप आता है, करो सर्जिकल स्ट्राइक हिम्मत है तो चाइना पर हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई। मुझे लगता है कि भारत को जवाब देना आता है। पहले भी लद्दाख की सीमा पर उनको खदेड़ा है हमने, हमारे सुरक्षा बल भी सक्षम है। इस प्रकार की कोई भी हरकत का जवाब उसी ढंग से दिया जाएगा। 2019 से अरुणाचल के जो सांसद हैं भाजपा के तपीर गांव, उन्होंने संसद तक में कहा है कि वहां पर 50-60 किलोमीटर के अंदर तक चीन ने कब्जा किया है, गांव बसा लिया। सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती। वो एक कॉरिडोर जाता है वार्म वाटर पोर्ट की। आप देखिए वहाँ से गदावर पोर्ट है, जो इसका जो अपना पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो चाहता है एक थ्रू पूरा एक एरिया बन जाए। दौलताबाग ओल्डी तक भी वो जो मैप दिखा रहा है, वो काराकोरम पास भी उसने अंदर डाल दिया हुआ है। अब सवाल है, आखिर चीन चाहता क्या है? जिनपिंग को हकीकत बताने के लिए आज एलएसी की जमीनी हकीकत दिखाना भी जरूरी है। एलएसी की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। ये अलग अलग सेक्टर्स में बटा हुआ है, जिसे आप ईस्टर्न, वेस्टर्न और मिडिल सेक्टर के रूप में देख सकते हैं। ईस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन रेखा है, 890 किलोमीटर की लंबी है। वहीं मिडिल सेक्टर में डैमचौक से नेपाल बॉर्डर तक आता है, जिसकी लंबाई 545 किलोमीटर है। वहीं वेस्टर्न सेक्टर में काराकोरम पास के डैमचौक तक आता है, जिसकी दूरी 2053 किलोमीटर तक की है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 1126 किलोमीटर लंबी चीन के साथ सीमा ये लगी हुई है, जबकि 520 किलोमीटर लंबी सीमा भूटान के साथ लगती है। चीन का दावा है कि अरुणाचल पारंपरिक तौर पर दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन लद्दाख में अपने अवैध कब्जे को अक्साई चीन का नाम देता है, जबकि भारत इसे हमेशा खारिज करता आया है और ये बात चीन को लगातार चुभती है। इसलिए जब मौका मिलता है तो चीन विस्तारवादी विवाद शुरू करता है। सत्ता की वर्कशॉप में जिनपिंग को लाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरीके से अपनी विस्तारवादी हरकत दिखाई है। खासतौर पर अरुणाचल में तो चीन की मंशा समय समय पर जाहिर होती रहती है। चीन ने इसी साल अप्रैल में अरुणाचल की 11 जगहों के नाम बदले थे। चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार ऐसी साजिश को अंजाम दिया था। और हम अमूमन देखते हैं कि जब सत्ता की वर्कशॉप में आते हैं हम तो छोटी सी कोई चाबी लेकर आते हैं या आपको इस तरीके के छोटे पेचकस दिखाते हैं, लेकिन आज जिनपिंग के लिए हम ये बड़ी वाली चाबी लेकर के आए। फिर कह रहा हूँ, ये प्रतीकात्मक है। चाबी से ज़्यादा हम अपने शब्दों से उनको कसेंगे और यकीन मानिए हमारे शब्द आज जिनपिंग को बहुत चुभने वाले हैं। चीन ने पांगचेन का नाम बदलकर वांगकिन कर दिया था कुछ वक्त पहले। यांग हार जोंग का नाम बदल करके जियांग कांजोंग कर दिया था। इस तरह कुल 11 जगहों के नाम बदले थे। आपको टीवी स्क्रीन पर हम वो सारे नाम दिखा रहे हैं। भारत में इन जगहों के नाम क्या थे और चीन ने अपना झूठा दावा दिखाने के लिए नाम बदलकर क्या कर दिया। चीन की हरकतें किसी छुटभइये भू माफिया जैसी हैं, जो हर वक्त जमीन हड़पने के सपने देखता रहता है। जब साजिश ऐसी हो तो समय समय पर रिपेयर वर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है। चीन बिना मरम्मत के मानता भी नहीं है। अपनी हरकतों की वजह से दुनिया भर में चीन का सम्मान कम हुआ है। सब उसे शक की नजर से देखते हैं और गाहे बगाए जब मौका मिलता है हमारी भारत की सेना उसकी जमकर मरम्मत कर भी देती है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। कभी कर्ज के जाल में फंसाकर, कभी गलत मैप दिखाकर, कभी अलग अलग तरीके से, चाहे जमीन हो या समंदर,
हर जगह चीन की हरकतों से दूसरे देश परेशान हैं। चीन की ओर से जो फर्जी मैप जारी किया गया उसमें ताइवान को लेकर भी झूठा दावा किया गया है। चीन आज भी ताइवान पर दावा करता रहा है। ताइवान के आसमान में अक्सर चीन के विमानों की घुसपैठ की खबरें आती हैं, लेकिन इस बार तो चीन ने मैप में ही ताइवान पर अपना दावा दिखा दिया। इसी तरह दक्षिण चीन सागर में भी जिनपिंग की चाल समय समय पर दिखती रहती है। आपको बता दें, दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। चीन दक्षिण चीन सागर के 80% हिस्से को अपना मानता है। यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहां प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस इलाके में 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस, तेल और बाकी कई खनिज विस्तृत उनके भंडार मौजूद हैं। यानी जिनपिंग की भूख है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सत्ता की वर्कशॉप में जिनपिंग की तसल्ली बख्श मरम्मत हो चुकी है। अब वक्त उस मैसेज का है जो कई देशों के लिए लाभकारी हो सकता है। पहला मैसेज जिनपिंग के लिए वो ये दूसरों की चीज़ों को अपने बताने की जो उनकी आदत है उसको उनको छोड़ना चाहिए। भारत अपनी 1 इंच ज़मीन के साथ भी समझौता नहीं करेगा, ये उन्हें समझ में आना चाहिए। चीन अपनी लिमिट में रहे, नहीं तो करारा जवाब मिलेगा। दूसरा मैसेज दुनिया के दूसरे देशों के लिए, हड़प नीति वाला चीन भरोसे के लायक नहीं है। बातचीत में कुछ कहता है और करता कुछ है, लिहाजा चीन पर नजर रखने की जरूरत है और उचित दूरी बनाकर रखने की जरूरत है। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें, नक्शे से छेड़छाड़ पर भारत की चीन को 2 टूक। चीन के सामने कड़ा विरोध भारत की तरफ से जताया गया है। चीन के दावे को खारिज कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा इस पर एक बयान जारी हुआ है। चीन की हरकत सीमा विवाद को बढ़ाएगी, भारत की तरफ से यह कहा गया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि चीन की हरकत को लेकर के भारत की तरफ से कड़ा जवाब सामने आया है और भारत की तरफ से कहा गया है कि चीन की इस तरीके की जो हरकत है वो सीमा विवाद को बढ़ाएगी। देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि कुछ वक्त पहले जब शी जिनपिंग प्रधानमंत्री से मिले थे तब चीन की तरफ से ही कहा गया था कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिससे LAC पर तनाव कम हो, लेकिन चीन पर भरोसा करना यकीन मानिए बहुत मुश्किल है। वैसे भारत में कुछ भी अच्छा हो उससे पहले चीन कोई विवाद पैदा ना करे, ऐसा मुश्किल ही होता है। लेकिन भारत का पूरा फोकस अभी G20 पर है। आज से ठीक 10 दिन बाद 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट है और इसकी तैयारियां फाइनल स्टेज में हैं। 8 सितंबर से ही दिल्ली में दूसरे देशों के प्रमुखों का भारत आना शुरू हो जाएगा। इसी समिट के लिए भारत आने वाले हजारों गेस्ट 2 चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा उनको होगी, होटल्स और गाड़ियां। दिल्ली और NCR के ज्यादातर बड़े होटल इस इवेंट के लिए पहले से बुक किए जा चुके हैं, लेकिन समस्या लग्जरी गाड़ियों को लेकर आ रही है। G20 में हिस्सा लेने के लिए आने वाले मेहमानों के लिए लग्जरी गाड़ियों की डिमांड अचानक बढ़ गई है। G20 में 18 देशों और यूरोपियन यूनियन के नेता शामिल होंगे। इसके अलावा 9 ऐसे देशों के प्रमुख भी शामिल होंगे जिन्हें खास निमंत्रण भेजा गया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक कुल 30 देशों के प्रमुख G20 सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख भी G20 सम्मेलन में शामिल होंगे। ऐसे में हर दिन 1000 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों की जरूरत होगी। एक निजी कार कंपनी के मुताबिक उनके पास हर घंटे में कम से कम एक बार मर्सिडीज, रेंज रोवर, ऑडी, BMW जैसी लग्जरी कारों के लिए फोन आ रहे हैं। लग्जरी कार डिमांड देखते हुए कार रेंटल कंपनियों ने बड़ी संख्या में नई कारें भी खरीद ली हैं। हमने ऐसी कार रेंटल कंपनियों पर रिसर्च की, जानकारों से बात की, जिनसे ये पता चला कि सामान्य लग्जरी कार का किराया 30,000 रुपये से 50,000 रुपये प्रतिदिन है, जबकि टॉप क्लास लग्जरी कारों का किराया 65,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन गाड़ियों का इस्तेमाल दिल्ली और आसपास के इलाकों में जाने के लिए होगा। लग्जरी कार किराए पर लेने के लिए कई कार रेंटल कंपनियों को अलग अलग दूतावासों से डायरेक्ट फोन आ रहे हैं। कुछ दूतावासों ने तो 100 गाड़ियों तक किराए पर लेने का ऑर्डर कर दिया है। जो 4 गाड़ियां सबसे ज्यादा डिमांड में हैं, अगर इनके किराए की बात करें तो मर्सिडीज एस क्लास 54,000 प्रतिदिन, 240 किलोमीटर इसका रेट है, यानी 240 किलोमीटर आप चलाएंगे और 54,000 देने होंगे। मर्सिडीज ई क्लास, इसका जो रेट तय किया गया है 240 किलोमीटर एक दिन का 29,000 रुपये। मर्सिडीज GLS, इसका 240 किलोमीटर एक दिन का और इसमें जो पैसा है वो 75,000 रुपये का है। ऑडी Q7 36,000 रुपये प्रतिदिन है और इसमें भी 240 किलोमीटर की लिमिट है। के लिए बेहद गौरव का क्षण है क्योंकि हिंदुस्तान
G20 सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है और इसको लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं और इसीलिए विदेशी मेहमानों को घुमाने के लिए भारत में सबसे महंगी कार, अभी तक की सबसे महंगी कार जर्मनी से मंगाई गई है, जो कि ये है। G20 समिट के कारण हमें जल्दी डिलीवर हुई है क्योंकि इस गाड़ी पे 1.5 से 2 साल की वेटिंग है। ये गाड़ी हमें G20 के कारण मर्सिडीज़ वालों ने पिछले 2 हफ्ते पहले ये डिलीवर करी थी और उनका बहुत बहुत थैंक यू है और G20 का भी कि हमें गाड़ी मिल पाई। पहला फीचर इसका जी ये है, जैसे डेलीगेट बैठेंगे तो ड्राइवर को गेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बटन में अनलॉक की दबेगी और ये पीछे का जो सबसे बेस्ट सीट होती है ये आप देखिए ऑलरेडी खुल चुकी है। वैसे दिल्ली में तो कार किराए पे ली ही जा रही हैं, लेकिन राष्ट्राध्यक्षों के काफिले के लिए विदेशों से भी सैकड़ों कार आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 80 गाड़ियां लाने का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने अमेरिकी डेलीगेट्स के लिए 60 गाड़ियां देने पर सहमति दी है। वहीं चीन भी 46 वाहनों को लाने का प्रस्ताव दे चुका है। सरकार ने चीन से कुछ गाड़ियों में कमी करने की अपील की है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के 16 होटलों से G20 मीटिंग वेन्यू तक जाने का रूट प्लान फाइनल कर लिया गया है। और अब एक अच्छी खबर, महंगाई से परेशान जनता को सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की सब्सिडी दी है। इससे गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम हो गए। सरकार के आज के फैसले के बाद सामान्य उपभोक्ता को 200 रुपए और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपए कम दाम में सिलेंडर मिलेंगे। उज्ज्वला योजना को लाभार्थियों को पहले से 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। पिछले 3 साल में देश में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2 गुनी हो चुकी है। लोग लंबे समय से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में राहत का इंतजार कर रहे थे। आज सरकार ने लोगों को महंगाई से बड़ी राहत देते हुए सिलेंडर को सस्ता करने का ऐलान कर दिया। अब आपको जल्दी से ये बताते हैं कि किस बड़े शहर में सिलेंडर का दाम क्या है और नया रेट क्या होगा। दिल्ली में पहले सिलेंडर के दाम 1103 रुपए थे, अब 903 रुपए हो गया है। मुंबई में 1102 रुपए 50 पैसे से घटकर 902 रुपए 50 पैसे हो गया है। कोलकाता में सिलेंडर 1129 रुपए से 929 रुपए हो गया है और चेन्नई में 1118 रुपए 50 पैसे से घटकर 918 रुपए 50 पैसे हो गए। सिलेंडर सस्ता होते ही इसके बड़े बड़े गुण भी अब सामने आने लगे हैं। सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं तो विपक्ष भी इसका क्रेडिट ले रहा है। सोशल मीडिया पर हो रहे इस नए वॉर के बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको इसके गुणों के बारे में बता देते हैं। सरकार के आज के फैसले से हर महीने 200 रुपए की आपकी बचत होगी। सत्ता पक्ष के लिए चुनाव में वोट मांगने का ईंधन मिल गया है, विपक्ष के लिए क्रेडिट लेने का साधन बन गया है। सिलेंडर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई आपको दिखाएं, उससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सिलेंडर के दाम कम करने के अपनी सरकार के फैसले के बारे में क्या कहा, वो एक बार सुन लीजिए। रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग देश की 31 करोड़ बहनों को एक सौगात दी है, एक आशीर्वाद दिया है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन आमोद जी बताना चाहूँगी कि विशेष 9 करोड़ 60 लाख बहनें ऐसी हैं जो उज्ज्वला योजना के माध्यम से स्वच्छ ईंधन पाती हैं। उनके लिए तो डबल बोनांजा है, क्योंकि ना सिर्फ उनको 200 रुपये सिलेंडर सस्ता पड़ेगा बल्कि साथ ही 200 रुपये का रीफ़िल भी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बहनों को मिलता है। तो हर रक्षाबंधन पर बहन की एक इच्छा रहती कि भाई कोई ना कोई सौगात दे, तो ये शगुन देने के लिए नरेंद्र भाई का आभार। 33 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, 33 करोड़ कनेक्शन है। लेकिन इसको लेकर भी विपक्ष कह रहा है कि चुनावी स्टंट है, चुनावी मुद्दे को ध्यान में रखकर किया। चुनाव तो अगले साल है और ये मेरा मानना है कि अगर आप विपक्ष के कार्यकाल को देखें, मनमोहन सिंह सरकार ने साल 2009-10 में लगभग 1 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, ऑयल बॉन्ड प्रस्तुत किया था राष्ट्र के सामने और प्रखरता से ये भी कहा था कि हाँ, ये आने वाली पीढ़ियों के ऊपर हम कर्जा छोड़कर जा रहे हैं। वर्तमान में मोदी सरकार इस कर्जे का 3 लाख करोड़ रुपया 2026 तक चुकाएगी। ये भी आपको ज्ञात है कि साल 2014 से पहले देश में लगभग 10 करोड़ ऐसे नागरिक थे जिनके पास उनके परिवारों में स्वच्छ ईंधन नहीं था। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को उज्ज्वला का कनेक्शन मिला, लेकिन उज्ज्वला 2 जो है उसमें विशेष 1 करोड़ 16 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको स्टोव, गैस का रेगुलेटर और सिलेंडर, आपको याद है हम जब सिलेंडर लिया करते थे तो डिपॉजिट रखते थे तो लगभग 3600 रुपये की रियायत ऑलरेडी मिल रही है। 3600 की वो रियायत
200 रुपये का रीफ़िल फ्री और आज 200 रुपये और सिलेंडर का सस्ता होना, ये जैसे कि मैंने कहा एक भाई का बहनों के प्रति एक शगुन है, एक बहुत बड़ी भेंट है। और अब आते हैं राजनीतिक क्रेडिट वॉर पर, जिसका ग्राफ आज सरकार के इस फैसले के बाद अचानक बढ़ गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि इंडिया गठबंधन की सिर्फ 2 बैठकों से ही सरकार ने सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कमी कर दी है। ये इंडिया का दम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया, इंडिया से डर अच्छा है, मोदी जी जनता ने मन बना लिया है। महंगाई को मात देने के लिए भाजपा को एग्जिट डोर दिखाना ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि ट्वीट बीजेपी की तरफ से भी हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि मोदी जी ने रक्षाबंधन और ओणम के पावन अवसर पर देश की माताओं बहनों के लिए घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। बढ़ी हुई महंगाई से जनता को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर बीजेपी इसे सरकार की उदारता बता रही है और विपक्ष इसे सरकार का डर बता रहा है। जो प्रधानमंत्री स्वयं सिलेंडर के ऊपर 200 रुपये कम करके आज महिलाओं के लिए बहुत अच्छे गिफ्ट दिया है। ये इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा सरकार जनता के हित में काम करने वाला सरकार है। आप 500 नहीं और कम करना चाहिए था। हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 1150 है। 200 कम करने से क्या, किस बहन को इसके 200 रुपये बचा के 500-700 कम करने चाहिए थे। और ये सारे इलेक्शन का जुमला है, अभी आ गया इलेक्शन। 200 रुपया की आज की प्राइस से कटौती करके जिम्मेवारी लेके प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक और सही कदम उठाया है। ये बदमाश दुकानदार जैसे कहानी है। 400 रुपये का सामान को 1200 कर दिया, फिर बोलते हैं कि बेशर्मी से कि हमने 200 रुपये का डिस्काउंट दिया। 400 रुपये का सामान को उन्होंने 1200 कर दिया, फिर 200 रुपये का डिस्काउंट देके बोलते कि हम आपको जो गिफ्ट दे रहे हैं। इसे जिसका भी हम नतीजा कहें, लेकिन ये तय है कि फिलहाल अभी सरकार और विपक्ष के बीच में ठीक ठाक इसको लेकर खींचतान चल रही है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार के आज के फैसले से एक और जहां जनता को कम से कम 200 रुपये प्रति महीने का फायदा होगा, वहीं सरकार पर सब्सिडी का बोझ पड़ेगा। देश में कुल 33 करोड़ एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ता हैं। अगर हर महीने एक उपभोक्ता एक बार सिलेंडर भराता है तो सरकार को हर महीने 6,600 करोड़ रुपए और हर साल 7,69,79,200 करोड़ रुपए सब्सिडी में खर्च करने पड़ेंगे। वैसे 2 महीने बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और उसके कुछ ही दिन बाद लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में इस फैसले को कई जानकार चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। और आपको हम देखिए सिलेंडर के रेट दिखाते चल रहे हैं। पहले किस तरीके से दिल्ली में 1103 रुपये का मिलता था, अब वो 903 का मिलेगा। मुंबई में 1102 रुपये 50 पैसे का था, अब 902 रुपये 50 पैसे का। कोलकाता में 1129 रुपये का था, अब 929 रुपये का। और चेन्नई में 1118 रुपये 50 पैसे का था, जो अब 918 रुपये 50 पैसे का मिलेगा। इस सब के बीच में आज सत्ता का टाइम खत्म हो गया है। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।